Assalamualaikum students. Cat 7 BIA Business Insight and Analysis. So सिलेबस की बातें हमने प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में कर ली। क्या सिलेबस है, किस तरह से हम लेके चलेंगे। सो आज से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना प्रॉपर्ली। सो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं हमारा सिलेबस का जो मोस्ट टेक्निकल एरिया है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हम जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जो पहले जो है वो ओल्ड चैप्टर कभी 14 हुआ करता था, कभी 13 हुआ करता था और कभी 12 हुआ करता था, क्योंकि पास्ट में भी है वो काफ़ी शफलिंग आई थी एमएफए में। तो 14, 13, 12, लेकिन अब ये क्या है चैप्टर 10। अच्छा, कुछ लेक्चर्स हैं हमारी वो ओल्ड रिकॉर्डिंग भी होंगी, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इजी हैं और मैंने वो अच्छे पहले पढ़ाए हुए हैं, तो वो अभी साथ साथ वैसे ही हम लेके चलेंगे। लाइक उनकी नई रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा, जहाँ पे कुछ नई चीज़ें चाहिए, नए क्वेश्चंस हैं, नए पास्ट पेपर हैं, नए टॉपिक हैं, उनकी नई रिकॉर्डिंग होगी। इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि ये रिकॉर्डिंग पुरानी है, नहीं, सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे साथ साथ। बस मेरे पढ़ते जाना है, ये फोकस किए बिना कि पुराने लेक्चर्स हैं, ये नए लेक्चर्स हैं, इन चीज़ के झंझट में नहीं पढ़ना। ठीक हो गया? तो इसलिए अगर इस चैप्टर के अंदर कुछ पुराने लेक्चर मैं दूंगा जो चैप्टर 14, 13, 12 के होंगे, तो उनको फोकस नहीं करना। स्कीम ऑफ वर्क जो आपको दिया है उसको आपने फॉलो करना है कि किस दिन कौन सा लेक्चर नंबर है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक और वही टॉपिक होगा उसके अंदर। ठीक हो गया? और चैप्टर नंबर जो है वो आपने स्कीम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली चलना है। लेक्चर के अंदर अगर मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर 14 का हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो नहीं, हमने स्कीम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग देखना है चैप्टर 10, क्योंकि अब वो नया चैप्टर का नंबर हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक हो गया? सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक एरिया है और कुछ थ्योरी का एरिया है। तो पहले हम न्यूमेरिक कवर करेंगे और फिर थ्योरी की तरफ चलेंगे, क्योंकि थ्योरी का पहले सेपरेट चैप्टर होता था, न्यूमेरिक का सेपरेट चैप्टर होता था, लेकिन अब कंबाइन हो गया है, तो हम दोनों एक ही चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर 10 में पहले न्यूमेरिक और फिर थ्योरी की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है ये चैप्टर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जी, एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। हाँ, वो रिस्क क्या होते हैं और उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मीन एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जी, एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है। जी, क्या रिस्क फेस करना पड़ता है? एक बिजनेस को इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है। क्या फेस करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है। क्या है जी इंटरेस्ट रेट रिस्क? सपोज हमने कोई 3 माह बाद अपना एक बिजनेस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और हमारे पास उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, हमने वो प्रोजेक्ट बैंक से लोन लेके स्टार्ट करना है। 3 माह बाद हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और 3 माह बाद हमने क्या करना है, बैंक से लोन लेना है। लोन लेना है तो इसलिए उसके ऊपर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। हमें नज़र आ रहा है कि आज तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं, तो रिस्क है कि 3 माह बाद जब हमने लोन लेना है तब इंटरेस्ट रेट कहीं हाई ना हो जाए। जो हमने उस प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग करनी है, उसकी जो फिजिबिलिटी बनानी है, वो हमने आज बैठ के बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया इस प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इतना रिटर्न मिलेगा। हाँ, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने देख लिया जी क्या क्या कॉस्ट होगी, मीन इंटरेस्ट की कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो आज सपोज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, लेकिन रिस्क क्या है कि 3 माह बाद कहीं इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। मीन फ्यूचर में इंटरेस्ट ज़्यादा होने का जो रिस्क है, इसको कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। मीन हमने क्या करना है, आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो क्या करना है, बारो करना है। क्या करना है,
बारो करना है बैंक से, तो आज इंटरेस्ट कम चल रहा है या जो भी चल रहा है, हमें रिस्क क्या है कि फ्यूचर में कहीं रिस्क रेट ज़्यादा ना हो जाए, हाई रेट का रिस्क है यहाँ पे। क्या कह रहा है, या सपोज आज हमारे पास कुछ पैसा है, इजाफी सरप्लस पैसा है, और हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम उस पैसे को किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, या हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर दें, एक डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा लें। हाँ, हमने दोनों कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट की भी और प्रोजेक्ट की भी, और प्रोजेक्ट में हमें कोई इतने अच्छे चांसेस फ्यूचर के नज़र नहीं आ रहे, में उसमें रिटर्न कम है। हाँ, बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू हमें जो है वो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड किया हमने कि हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, क्यों, प्रोजेक्ट का रिटर्न कम है। लेकिन आज तो हमें अच्छा रिटर्न बैंक से मिलेगा इंटरेस्ट रेट की सूरत में। मसला क्या है कि कहीं फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए, क्यों कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा, क्यों हम ये प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर बैठे, फ्यूचर में हो सकता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी नहीं। अब इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है कि फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट कम ना हो जाए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है क्या कि हमने सपोज फ्यूचर में बारो करना है, तो मसला है कि कहीं इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए फ्यूचर में जब हमने बारो करना है, क्यों आज बारो करके फ़ायदा नहीं है ना कि इंटरेस्ट 3 माह का पे करेंगे, हमें जब ज़रूरत है तभी इंटरेस्ट पे हम लोन लेंगे ना। क्या ख्याल है, या हमारे पास पैसा है और हम बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं और आज अच्छा इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन रिस्क क्या है कि फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट लो ना हो जाए, मीन बारो की सूरत में हो सकता है या फिर डिपॉजिट की सूरत में हो सकता है। और बारो की सूरत में क्या है, हाई रेट रिस्क। रिस्क क्या है कि कहीं फ्यूचर में रेट हाई ना हो जाए, लेकिन डिपॉजिट की सूरत में क्या है, लो रेट रिस्क, मीन फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए, नहीं कम ना हो जाए, क्योंकि आज हाई पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं, फ्यूचर में कहीं कम ना हो जाए, मीन लो रेट रिस्क। यहाँ तक की बात समझ आती है। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, क्या वो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि हमें 3 माह बाद बैंक से पैसा बारो करना है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों हमने प्रोजेक्ट 3 माह बाद स्टार्ट करना है, तो रिस्क क्या है कि 3 माह बाद जब हम बारो करने जाएंगे उस वक्त कहीं इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए। या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि आज हमारे पास कुछ सरप्लस पैसा है जो हम प्रोजेक्ट की बजाय बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट उस पर अर्न करने जा रहे हैं, लेकिन रिस्क क्या है कि हम बैंक में आज तो डिपॉजिट कर देंगे, फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट लो ना हो जाए। कैसे मैनेज करेंगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, अभी हम सिर्फ रिस्क क्या है वो देख रहे हैं। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है जी, क्या फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है, कमोडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है। कमोडिटी रिस्क क्या है जी, कमोडिटी रिस्क क्या है कि हमें जो है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ कमोडिटी जो है, लाइक कुछ इन्वेंट्री जो है वो हमें चाहिए 3 माह बाद, हमें कुछ कमोडिटी कुछ इन्वेंट्री अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, कब, 3 माह बाद। आज हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर जो है वो उस कमोडिटी के रेट लो हैं, तो रिस्क क्या है कि 3 माह बाद जब हमने बारो करने जाना है तो उस वक्त कहीं रेट हाई ना हो जाए, मीन हमें क्या करनी है, कोई कमोडिटी बाय करनी है इन फ्यूचर, क्या कहलाए, इन फ्यूचर। तो रिस्क क्या है, कहीं रेट जो है वो 3 माह बाद जब हमने बाय करनी है उस वक्त हाई ना हो जाए, तो हाई रेट का रिस्क है। यह कमोडिटी रिस्क क्या है कि हमारे पास एक कमोडिटी पड़ी है जो हमने प्रोड्यूस की है, हमारे पास एक कमोडिटी पड़ी है जो हमने प्रोड्यूस की है, आज मार्केट में कुछ रेट चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि आजकल इस कमोडिटी की मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, मीन रेट शायद उतना अच्छा नहीं है, हमें वेट कर लेना चाहिए फ्यूचर का कि रेट हाई हो सकता है डिमांड बढ़ने से, क्यों, उसकी डिमांड सपोज 3-4 माह बाद स्टार्ट होनी है, तो हम स्टोर कर लेते हैं। लेकिन मसला क्या है कि अगर 3-4 माह बाद कोई और बड़ा सप्लायर भी मार्केट में आ गया तो उस सूरत में कहीं रेट और ज़्यादा कम ना हो जाए, मीन हमारे पास एक कमोडिटी है जो हमने क्या करनी है, सेल करनी है इन फ्यूचर, क्या ख्याल है, लेकिन मसला क्या है कि कहीं
फ्यूचर में किसी बड़े सप्लायर के मार्केट में आने से, सप्लाई बढ़ने से कहीं रेट कम ना हो जाए। अब इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। क्या वो हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि हमने फ्यूचर में कुछ बारो करना है, तो मसला क्या है, कहीं फ्यूचर में जब हमने बारो करना उसका रेट हाई ना हो जाए, या हम आज बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए, लेकिन मसला क्या है कि फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट लो ना हो जाए। कमोडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है एक बिजनेस को, क्या कि हमने फ्यूचर में कोई कमोडिटी बाय करनी है, लेकिन मसला क्या है कि जब हमने बाय करनी उसका रेट कहीं हाई ना हो जाए, या हमारे पास कमोडिटी पड़ी है लेकिन हमें नज़र आ रहा है आजकल मार्केट में डिमांड नहीं है इसकी, मीन रेट अच्छा नहीं मिलेगा, हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर डिमांड तक, लेकिन मसला क्या है कि कहीं फ्यूचर डिमांड तक स्टोर कर लेते हैं तो फ्यूचर में कहीं रेट और कम ना हो जाए। अब ये रिस्क कैसे मैनेज करने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्क की थोड़ी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है। क्या मेनली रिस्क फेस करना पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है, जिसके लिए मेनली हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या बिजनेस को फेस करना पड़ता है? जी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बिजनेस को ये फेस करना पड़ता है कि हम सपोज बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, या हमने की आज इंपोर्ट, जिसकी हमने पेमेंट करनी है 3 माह बाद, मीन हमने कोई फॉरेन मीन डॉलर में एक चीज़ परचेज़ किया जिसकी हमने 3 माह बाद पेमेंट करनी है, क्यों हमें क्रेडिट टर्म्स मिल गए 3 माह बाद पेमेंट करनी है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब हमने पेमेंट करनी है उस वक़्त कहीं डॉलर का रेट हाई ना हो जाए, क्यों हमें तो नज़र आ रहा है भाई पिछले 2-3 सालों से डॉलर डेली बेसिस पे आप ही जा रहा है, तो हमने जब 3 माह बाद पेमेंट करनी है तब कहीं डॉलर का रेट हाई ना हो जाए। तो सर आज डॉलर लेके रख लो, भाई आज पैसे होते तो हम आज पेमेंट ना कर देते, क्या ख्याल है? पेमेंट हमने 3 माह बाद करनी है, लेकिन रिस्क क्या है कि 3 माह बाद जब पेमेंट करनी है उस वक्त डॉलर का रेट कहीं हाई ना हो जाए। मीन हमने क्या की है? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में हमने क्या करना है? फॉरेन करेंसी बाय करनी है, सेल करनी है? हमने करना है डॉलर को बाय। क्यों? कैसे हमने पेमेंट करनी है? अपनी करेंसी बेच के डॉलर ख़रीद के पेमेंट करनी है ना। कब करनी है? 3 माह बाद। तो 3 माह बाद जब डॉलर ख़रीदने जाए तो उसका रेट कहीं हाई ना हो जाए, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या हो सकता है कि हमने की है एक्सपोर्ट और हमने उधार पे की है एक्सपोर्ट, 3 माह बाद हमें डॉलर मिलेंगे, 3 माह बाद डॉलर हमें मिलेंगे, तो मिलेंगे तो हमने क्या करना है? उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम डॉलर को करेंगे सेल। तो मसला क्या है कि आज तो रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है 300 का $1, और फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम कर दिए, कोई साकडार साहब ने आके छड़ी चला दी, या इमरान खान वापस आ गया कुछ अच्छे काम करने से, कहीं डॉलर 250 पे ना आ जाए, मीन डॉलर का रेट कहीं कम ना हो जाए, क्यों? उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स से डिनोट भी किया जाता है। तो बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है कि हमने फ्यूचर में करनी है फॉरेन करेंसी में, मीन डॉलर में पेमेंट, क्यों? हमने इंपोर्ट की आज, तो मसला क्या है कि जब हमने पेमेंट करनी है उसका रेट कहीं हाई ना हो जाए, इंपोर्ट की सूरत में, बाय की सूरत में हाई रेट का रिस्क। क्या ख्याल है? या हमने की है एक्सपोर्ट, बाहर माल भेजा है, तो बाहर से हमें पेमेंट डॉलर में मिलनी है, कब? 3 माह बाद। तो मसला क्या है कि जब हमें पेमेंट मिलनी है उस वक्त कहीं डॉलर का रेट कम ना हो जाए, क्यों? कम हो गया तो हमें कम पैसे मिलेंगे ना, आज 300 का है कल को 250 का हुआ तो हमें कम पैसे मिलेंगे। जी ये क्या है? कोई 3 तरह के रिस्क हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और ये तीनों रिस्क और इनको कैसे मैनेज करना है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। पास में एग्जामिनर ने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के ऊपर 3 दफ़ा क्वेश्चन टेस्ट किया। अभी प्रीवियस अटेम्प्ट ऑटम 13 में एग्जामिनर ने कमोडिटी रिस्क के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किया है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने कमोडिटी रिस्क टेस्ट कर लिया। दिस मीन आने वाली अटैम्प्ट में हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर।
नहीं आया तो फिर फॉरेक्स पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन फॉरेक्स सीखेंगे तो ये दोनों भी सीखे जाएंगे, इसलिए हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे फिर इनकी तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए जी, बात करते हैं थोड़ी और आगे। अभी हमने क्या किया, एक बिज़नेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल रिस्क 3 तरह के हो सकते हैं, उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई रिस्क कैसे है। अब सपोज हमने क्या किया जी, बाहर से एक आईफोन 15 आ रहा है ना, एक आईफोन 15 जो है वो परचेज़ करना है। कितने का आईफोन 15 परचेज़ करना है, हम उसका बेसिक वर्जन कहें जी $1000 में परचेज़ करना है, जिसमें हमें $1000 की पेमेंट करनी है। हम बाहर से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, $1000 की पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, $1000 की। कैसे पेमेंट करेंगे भाई डॉलर में, हम क्या करेंगे, अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना। क्या ख्याल है, कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, बैंक के पास रुपया लेके जाएंगे वो हमें डॉलर देगा, या फिर एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज बोले तो वेस्टर्न यूनियन, ये क्या है, एक एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम डॉलर बाय करते हैं। सो हमने इंपोर्ट किए $1000 की हमने पेमेंट करनी है, और हमें क्या करना है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है। कितनी करनी है, $1000 बाय करने हैं। अब कैसे बाय करेंगे, बैंक या एक्सचेंज से। हम गए जी बैंक वालों के पास, एक्सचेंज के पास, भाई हमें जो है वो डॉलर चाहिए, तो रेट बताओ क्या है। एक्सचेंज वाले ने हमें जो है वो रेट दिया 298.50 टू 300.50। हमने उससे डॉलर का रेट पूछा तो उसने हमें रेट दे दिया भाई 298.50 टू 300.50। भाई ये क्या, 2 रेट। हमने देखा 2 रेट हैं, शायद दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके जो एवरेज बनेगी उस पे हमें डॉलर मिलेंगे। नहीं, या ये हो सकता है कि ये थोड़ा कम रेट है, ये थोड़ा ज़्यादा रेट है, तो हो सकता है ये कोई नए नोटों का रेट होगा, ये कोई पुराने नोटों का रेट होगा। नहीं समझ नहीं आई। हमने क्या किया, अच्छा 298.50 $1000 है, हमने क्या किया, 1000 को इसे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रुपीज़ आ गए, तो हमने उतने रुपीज़ बैग में डाले और चले गए एक्सचेंज वाले के पास कि भाई ये ले पैसे, तो हमें $1000 दे दे। उसने कहा नहीं, ये पैसे कम है। कहेंगे क्यों भाई, आपने रेट बताया 298.50 टू 300.50। तो कहेगा नहीं, मैं तुझे डॉलर दूंगा इस रेट पे, 300.50 पे, 298 पे नहीं। भाई क्यों, वो कहेगा देख, ये जो मैंने तुझे 2 रेट दिए हैं ना, ये दोनों रेट में ये जो पहला रेट है ये है बाय का रेट, और ये जो दूसरा रेट है ये है सेल का रेट। तो हम कहेंगे हम बाय ही तो कर रहे हैं, तूने दिया बाय का रेट, एक सेल का रेट, तो हम बाय ही तो कर रहे हैं, तो ये लो बाय वाले रेट पे हमसे पैसे लो और डॉलर दो। कहेगा नहीं डैश आदमी, ये रेट कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी दीवार पे। ये रेट किसका है, मेरा, कि मैं अगर तुझसे डॉलर बाय करूँगा तो इस रेट पे बाय करूँगा, और मैं अगर तुझे सेल करूँगा तो इस रेट पे सेल करूँगा। मीन ये बाय सेल हमारा नहीं है, बाय सेल किसका है, एक्सचेंज का। मीन एक्सचेंज हमसे डॉलर बाय करेगा तो इस रेट पे बाय करेगा, मीन कम रेट पे बाय करेगा, और अगर हमें सेल करेगा तो किस रेट पे बाय सेल करेगा, हाई रेट पे सेल करेगा। क्यों, इन दोनों के बीच में जो ₹2 का डिफरेंस है वही तो एक्सचेंज का प्रॉफिट है। क्या कह रहा है, ये रेट समझ आता है। मीन इस तरह से अगर हमें 2 रेट मिलेंगे तो एक बाय का होगा, एक सेल का होगा, लेकिन ये बाय सेल किसका है, हमारा नहीं, एक्सचेंज वाले की तरफ से। मीन वो हमसे बाय इतने में करेगा, मीन हम उसे सेल इतने में करेंगे, और वो हमें सेल डॉलर इतने का करेगा, मीन हम उसे बाय इतने में करेंगे। ये जो रेट हमें एक्सचेंज वाले की तरफ से मिलता है ना, इसे नाम दिया जाता है स्पॉट रेट का। क्या नाम दिया जाता है इसे, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, मीन अभी जो ट्रांजैक्शन हमने करनी है, अभी जो हमने ट्रांजैक्शन करनी है
उसके लिए जो करंट रेट है उसे क्या नाम दिया जाएगा, स्पॉट रेट का। यहाँ तक बात समझ आती है। हमने $1000 की पेमेंट करनी है तो हम डॉलर बाय करके पेमेंट करेंगे, और डॉलर बाय करने के लिए हम एक्सचेंज के पास जाएंगे तो हमें इस तरह के कुछ रेट मिलेंगे, जो एक बाय का रेट होता है और एक सेल का, लेकिन ये किसकी तरफ से होता है, एक्सचेंज वाले की तरफ से। मीन क्वेश्चन के अंदर इस तरह से हमें 2 रेट मिलेंगे, तो हम देखा करेंगे हमें किस रेट पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है जी। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट क्या है, अ रेट at which one currency can be exchanged with another currency। एक्सचेंज रेट क्या है, a rate at which one currency can be exchanged with another currency। मीन $1 रुपीज़ में कितने में कन्वर्ट होगा, 300.50 में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट जो हमें एक्सचेंज से मिलता है। मीन एक करेंसी दूसरी करेंसी में कितने में एक्सचेंज होगी। मीन $1 पाक रुपी में कितने में एक्सचेंज होगा, तो $1 300 पाक रुपी में एक्सचेंज होगा। क्या ख्याल है। लेकिन डॉलर की बात करें तो डॉलर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट है। अमेरिका का अमेरिकन डॉलर है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तीनों के रेट डिफरेंट है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा और अच्छा बनाएं तो क्या कहेंगे, आ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी, आ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी। क्या ख्याल है, वन करेंसी नहीं, वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी। तो ये क्या बन गया, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट है जो चेंज होता है थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। के सपोज ये डॉलर की डिमांड है, ये डॉलर की सप्लाई है, तो ये जो रेट मार्केट में चल रहा है इस पे आपको डॉलर मिलेंगे। ये क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डिमांड अगर जो है वो बढ़ गई, सपोज डी से D1 हो गई, तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ के क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। मीन डॉलर की डिमांड और सप्लाई की वजह से डॉलर के रेट चेंज होते हैं। डिमांड क्यों बढ़ती है डॉलर की, भाई हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। क्यों, हमें फ़ॉरेन पेमेंट करनी है डॉलर में। इंपोर्ट क्यों बढ़ रही है, हमारी वजह से। हमारी वजह से कैसे सर, भाई आप अपने आप को देखो, आज से 3 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था कितनी कॉस्ट वाला होता था, 30 से 50 हज़ार वाला। आज 2,50,000 बल्कि 3, 4, 5, 50 वाला आपके हाथ में मोबाइल आ गया है। तो ये आपके पर्सनल लेवल पे इंपोर्ट बढ़ी है, अकेले बंदे की। पूरी जनता को मिला लो तो कितनी इंपोर्ट बढ़ी, तो क्या डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं। क्यों, आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर सको। प्रोडक्शन क्यों नहीं है, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इंपोर्ट, अब तो हम खाने पीने की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर, भाई डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है। आज इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करना बंद कर दो, डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन हम मर जाएंगे बंद कर देंगे तो। क्या ख्याल है। तो ये जो फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी का रेट चेंज हो रहा है, ये क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ेगी, सपोज S से S1 हो गई, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। क्या ख्याल है, ये क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रीज के अंदर डॉलर का रेट जो है वो फिक्स है,
आज से मैं 12 साल पहले दुबई गया था, तब भी वहाँ पे $1 3.65 दिरहम का था। आज भी वहाँ पे $1 3.65 दिरहम का ही है। ये क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कैसे? वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, अपने पास डॉलर के रिज़र्व रखे हुए हैं अच्छे खासे, और वो देखते हैं जैसे ही मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ी है, वो उस रिज़र्व में से डॉलर की सप्लाई मार्केट में दे देते हैं ताकि प्राइस मेंटेन रहे। मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ गया है, गवर्नमेंट डॉलर बाय करके अपने पास रिज़र्व में रख लेती है ताकि डॉलर की प्राइस जो है वो क्या रहे, सेम रहे। ये क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कुछ कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है। अच्छे कंट्री जिनके पास फॉरेन करेंसी रिज़र्व अच्छे हैं। आपने सुना होगा आज से कोई 5-7 साल पहले इसहाक डार साहब ने डॉलर को मेंटेन रखा हुआ था 106 रुपये पे, जिस वजह से इसहाक डार साहब की रिप्यूट है डॉलर के बारे में कि डॉलर सिर्फ इसहाक डार साहब ही मेंटेन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो कैसे मेंटेन किया हुआ था? उस वक़्त हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी के रिज़र्व होते थे, तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती थी, इसहाक डार साहब क्या करते थे, उन रिज़र्व में से डॉलर की सप्लाई मार्केट में दे के रेट को मेंटेन कर लेते थे। डिमांड फिर बढ़ी, रिज़र्व में से डॉलर की सप्लाई दे दी, डिमांड फिर बढ़ी, रिज़र्व में से डॉलर की सप्लाई दे दी। वो सप्लाई देते देते रिज़र्व हो गए ख़त्म, और जब रिज़र्व ख़त्म हो गए तो इंपोर्ट तो आपकी बढ़ती चली जा रही। तब से लेकर अब तक जो डॉलर हमसे संभाला नहीं गया। क्यों? हमारे पास रिज़र्व में डॉलर हैं ही नहीं कि हम उसकी सप्लाई दे के इसको मेंटेन कर लें। ये एक गंदी पॉलिसी थी, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी। आपको अपने रिज़र्व के साथ साथ आपको अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने की तरफ भी आना चाहिए था, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की तरफ भी आना चाहिए था। क्यों? वो रिज़र्व तो एक टाइम पे ख़त्म होने ही होने थे। क्या ख्याल है? अब दोबारा इसहाक डार साहब को बुलाया गया, लेकिन डॉलर कंट्रोल नहीं बल्कि और बढ़ता चला गया। क्यों? भाई रिज़र्व होंगे तो वो कंट्रोल करेगा ना। अब वो जादू की छड़ी नहीं चली। क्या ख्याल है? तो डॉलर क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर? आप लोगों की वजह से। भाई इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करते हो आप, मोबाइल के साथ जितने गैजेट्स, जितनी एसेसरी यूज़ कर रही हो, सारे क्या है? इंपोर्ट। ये आपके एक पर्सनल लेवल पे है तो पूरी जनता की आप इंपोर्ट जमा कर लें। क्या ख्याल है? कुछ बातें हमने की। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, कमोडिटी रिस्क हो सकता है, लेकिन अभी हम मेनली फंसे हैं किसके ऊपर? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज मीन फ्यूचर में हमने कोई पेमेंट करनी है, क्यों? हमने इंपोर्ट की है तो डॉलर बाय करके हमने पेमेंट करनी है। तो मसला क्या है? फ्यूचर में कहीं रेट डॉलर का हाई ना हो जाए, या हमने की है एक्सपोर्ट, फ्यूचर में हमें डॉलर मिलने हैं और हमने क्या करना है? मिलने के बाद उन्हें सेल करना है अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मसला क्या है? कहीं फ्यूचर में खुदा ना खास्ता या लकीली कहीं रेट पाकिस्तान में डॉलर का कम ना हो जाए। क्या ख्याल है? मार्केट में जब हम जाते हैं डॉलर ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए तो हमें इस तरह का स्पॉट रेट मिलता है, बाय रेट और सेल रेट। मीन हमने अगर बाय करना है तो यूज़ करेंगे एक्सचेंज का सेल रेट, हमने अगर डॉलर सेल करना है तो हम यूज़ करेंगे एक्सचेंज का बाय रेट। क्या ख्याल है? एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा रेट जिस पे एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज की जा सकती है, उसे क्या नाम देते हैं? एक्सचेंज रेट। जो दो तरह का होता है, फिक्स्ड होता है या फिर फ्लोटिंग होता है। क्या ख्याल है? ऐसी बात है जी। हम मार्केट में गए डॉलर ख़रीदने के लिए, तो मार्केट में हमें एक मिला स्पॉट रेट, एक हमें मार्केट में मिलता है फॉरवर्ड रेट भी। क्या मिलता है? फॉरवर्ड रेट, जो इस तरह का होता है कि आपको जी 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। एक्सचेंज वाले ने कहा भाई स्पॉट रेट तो ये है, लेकिन फॉरवर्ड रेट जो है वो है जी हमारे पास बाय का 310 और सेल का है जी 312। ये क्या रेट है? सपोज हमने 1 मंथ बाद पेमेंट करनी है तो हमें 1 मंथ बाद डॉलर ख़रीदने हैं तो उसका रेट भी हमें मार्केट से मिलता है, जिसे क्या नाम देता है? फॉरवर्ड रेट का। हमने सपोज 3 माह बाद पेमेंट करनी है तो हमें फिर क्या मिलेगा? मार्केट से 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट मिलेगा, जिससे हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा होगा। ये क्या होता है? ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये एक
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का एक हेजिंग टूल है जिसके थ्रू हम रिस्क को मैनेज करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक हो गया। जी यहाँ पे अगर हम आए, हम मार्केट में जाते हैं डॉलर ख़रीदने के लिए, तो हमें दो रेट मिलते हैं, बाय और सेल का रेट। दिस मीन हमने अगर डॉलर बाय करने हैं तो हम बाय करेंगे एट दिस रेट, अगर हमने डॉलर सेल करने हैं तो हम सेल करेंगे एट दिस रेट। दिस मीन हम क्या करेंगे, बाय एट हायर करेंगे, मीन बाय एट हाई करेंगे डॉलर, और अगर हमने सेल करने हैं तो हम सेल एट लो करते हैं। ये बात समझ आती। यहां से हमारा एक गोल्डन रूल निकलेगा, और वो गोल्डन रूल क्या है, पे मोर रिसीव लेस। मीन अगर हमने इंपोर्ट की है तो हमने डॉलर करने हैं बाय, मीन हमने करनी है फॉरेन करेंसी में पेमेंट, और जब हमने डॉलर बाय करने हैं तो हाई रेट पे हमें बाय करना पड़ेंगे, मीन हमें पे मोर करना पड़ेगा। और अगर हमने एक्सपोर्ट किया, हमें डॉलर मिलने हैं तो हमने डॉलर सेल करने, तो सेल किस पे करोगे, इस रेट पे। फिर उस सूरत में हमें जो रिसीव होगा पाक रुपये में वो क्या होगा, लेस होगा। ये बात समझ आती। सो ये हमें गए जी डॉलर बाय करने के लिए, मार्केट से $1000 बाय करने थे, हम गए मार्केट में एक्सचेंज वाले के पास, उसको हमने इस रेट के अकॉर्डिंगली पाक रुपये दिए 3,05,000, और हमें $1000 मिल गए, हम वो लेके आ गए। और हमने जिसे मोबाइल लेना था उसे हमने आके दिए $1000 कि ये ले भाई हमें दे आईफोन नया। उसने कहा वो तो बिक गया। यार अभी तो मैंने तुझे पूछा था, तूने कहा था। उसने कहा भाई डिमांड बड़ी है, बड़े लोग मेरे पीछे थे, मेरे पास तो वैसे ही लिमिटेड सी क्वांटिटी थी, वो बिक गया। अच्छा अब नेक्स्ट कब आएगा? नेक्स्ट तो आने में भाई बाहर से मंगवाना है, कुछ 40-45 दिन लग जाएंगे। 40-45 दिन लग जाएंगे यार, कोई देख। उसने कहा नहीं है ही नहीं भाई, 45 दिन बाद मिलेगा। अच्छा अब ये डॉलर हम क्या करें, नहीं हो सकता डॉलर कहीं फ्यूचर में कम ना हो जाए। हम वापस चले गए एक्सचेंज वाले के पास, यार ये भी मैं तुझसे $1000 लेके गया था ना, वो चीज़ मुझे मिली नहीं, तो प्लीज़ ये अपना $1000 वापस ले ले। वो कहेगा ठीक है ला, लेकिन किस रेट पे वापस लेगा, वापस किस रेट पे लेगा? वो इस रेट पे उसने हमें बेचा इस रेट पे है, लेकिन हमसे वापस किस रेट पे लेगा, इस पे। हम कहेंगे यार अभी 1 घंटा पहले तुझसे लेके गए यार, ऐसे तो ना कर। वो कहेगा भाई बेशक घंटा पहले लेके गए हो, मेरा ये रेट है, मैं तुझे डॉलर बेचूंगा इस रेट पे, लेकिन तुझसे ख़रीदूंगा किस रेट पे, इस रेट पे। मीन अब हमें इस रेट के अकॉर्डिंगली पैसे मिलेंगे। ये बात समझ आती है? जब भी एक्सचेंज वाले से हमने डॉलर बाय करने हैं तो हायर रेट पे मोर, लेकिन जब हम उसे डॉलर देने गए हैं, बेशक उससे ख़रीदे हुए ही देने गए हैं, तो रिसीव लेस हमें लो रेट पे सेल करना पड़ेगा। ये बात समझ आती क्या ख्याल है? सो ये तो हमने कुछ थोड़ी सी बातें कर ली कि फ़ाइनेंशियल रिस्क क्या हमें फेस करना पड़ते हैं, स्पॉट रेट क्या है, थोड़ा सा हमने एक वर्ड सीखा है फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फ्यूचर में कहीं देखेंगे, और एक्सचेंज रेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मीन आज हम जो है वो थोड़ा सीखेंगे कि हमने करेंसी को कन्वर्ट कैसे करना है। आज हम सिर्फ करेंसी को कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्यों? ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर ये करेंसी को कन्वर्ट करने में मिस्टेक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन तबाह कर बैठते हैं। तो आज हम सीखेंगे करेंसी को कन्वर्ट कैसे करना है, और नेक्स्ट से फिर हम देखेंगे कि हमने ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कैसे किया करना है। ठीक हो गया? सो आ जाए जी, करेंसी को कन्वर्ट करना सीखते हैं जी। चैप्टर 13 में अगर हम गए, इसके क्वेश्चन में हम गए तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 1? कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर वुड रिसीव और हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर वुड पे। स्टर्लिंग, हमें ना इस चैप्टर को डील करने के लिए कुछ करेंसीज जो हैं उनके नाम और उनके कुछ सिंबल्स भी पता होने चाहिए। कुछ करेंसी के नाम और सिंबल्स पता होने चाहिए।
हमें पता है कि हमारा जो पाकिस्तान की करेंसी है वो क्या है, PKR, पाकिस्तान रुपी, या उसको यूँ हम रुपीज़ भी लिखते हैं। क्या ख्याल है? इंडिया का जो रुपी है उसे INR का नाम दिया जाता है, इंडियन रुपीस, पाकिस्तान रुपीस, इंडियन रुपीस। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, टका। अमेरिका का डॉलर है, उस डॉलर को इस तरह से एस के अंदर यूं एक लाइन से डिनोट किया जाता है। यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड, या उसे स्टर्लिंग का नाम भी दिया जाता है, पाउंड या स्टर्लिंग। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये लव वाला एल बना के उसके अंदर यूं एक लाइन। क्या कहना है? जो यूरोप की करेंसी है वो है यूरो, EURO, यूरो। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, यूं ये एक ई बना के उसके अंदर एक डंडा। जापान की जो करेंसी है वो क्या है, येन। और येन कैसे बनता है, ये वाई लिख के उसके नीचे यूं एक डंडा। क्या ख्याल है? तुर्की की जो करेंसी है वो क्या है, लीरा। इन कुछ कंट्रीज की करेंसी का हमें जो है वो पता होना चाहिए। खैर पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हमें कुछ और भी पता चल जाएगा। सो कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर्स वुड रिसीव और हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर्स वुड पे। स्टर्लिंग एक्सपोर्टर या इंपोर्टर कितना रिसीव या पे करेगा, दिस मीन आपकी होम कंट्री जो है वो क्या है, स्टर्लिंग करेंसी वाली। मतलब क्या हुआ, यूके में आप बैठे हो। इग्नोरिंग द बैंक्स कमीशन, बैंक के कमीशन वगैरह को इग्नोर करना है आपने, मीन सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन if they were to exchange currency and sterling at the spot rate, mean अगर वो करेंसी को स्टर्लिंग में स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करेंगे तो a UK exporter receive a payment from a Danish customer of 150,000 kroner। डैनिश डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है, और डेनमार्क की जो करेंसी है वो क्या है, क्रोन। मीन एक यूके का एक्सपोर्टर है, उसने डेनमार्क में एक्सपोर्ट की है और वहाँ से उसको 150,000 करोन मिलने हैं। तो आपने बताना है ये 150,000 करोन जो है कितनी स्टर्लिंग मीन पाउंड बनेंगे, और उसके लिए उसने हमें ये रेट भी दे दिया कि डैनिश करोन टू पाउंड, करोन टू पाउंड। ये जो डिवीजन के नीचे वाली करेंसी होती है ना, ये होती है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाउंड जो है वो इक्वल होगा 9.4340 करोन के, या 9.5380 करोन के। मीन ये बाय वाला रेट आ गया और ये सेल वाला रेट आ गया। क्या कह रहा है, ये बात समझ आती है? जैसे एक डॉलर जो है वो इक्वल था इतने या इतने रुपीज़ के, तो यहाँ पे एक पाउंड जो है वो इतने या इतने करोन के इक्वल है। पार्ट बी को छोड़ के अभी सिर्फ पार्ट ए। मीन हमने क्या करना है कि उसे 150,000 करोन मिलने हैं, तो आपने ये रेट यूज़ करते हुए बताने हैं कि वो पाउंड कितने बनेंगे। हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर वुड रिसीव, मीन कितने पाउंड वो रिसीव करेगा। क्यों, उसने की है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद उसको इतने करोन मिलेंगे, तो उसने क्या करना है, करोन बेच के उसको क्या करना है, अपने पाउंड में कन्वर्ट करना है। अब जब भी इस तरह से दो रेट दिए होंगे ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसलिए जब भी ये दो रेट दिए होंगे तो हम दो कैलकुलेशन किया करेंगे। कैसे, आइए सीखते हैं आज। सो हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए। और उसमें दो करेंसीज हैं, एक हमारे पास पाउंड है और एक हमारे पास करोन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे जी कि एक्सपोर्ट की है, और हमने क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है किस चीज़ को, पेमेंट है या रसीट है, रसीट है। उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, पाउंड में। तो हम करेंगे जी पेज को दो हाफ्स में यूँ डिवाइड। इधर एक तरफ हम लिखेंगे करोन और इधर लिखेंगे पाउंड। इधर लिखेंगे हम करोन और इधर लिखेंगे पाउंड। ये बात समझ आती है यहाँ तक, करोन और पाउंड। ऐसी है। हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है यहाँ से,
क्रोन हमारे पास दिए गए हैं, दो रेट है हमारे पास, एक है 9.4340, तो हम कहेंगे जी 9.4340 इज़ इक्वल टू 1 पाउंड, और दूसरा रेट क्या है 9.5380, तो हम लिखेंगे जी 9.5380 इज़ इक्वल टू 1 पाउंड। यहाँ तक बात समझ आती है? अब हमने पाउंड निकालने हैं, क्या ख्याल है? तो पाउंड क्या है हमारा है जी x, और क्रोन कितने हैं 150,000। कहाँ लिखेंगे सर ये क्वेश्चन में दिए जो आपको रिसीव होने, उसको आपने पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इधर भी लिख देंगे जी 150,000 जो है हमारे पास क्रोन्स हैं, और हमने पाउंड मीन x फाइंड करना है। अब यहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा सर, x इंटू 9.4340 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 150,000। x कैसे फाइंड करोगे, x इज़ इक्वल टू 150,000 डिवाइडेड बाय 9.4340, तो x की वैल्यू मुझे दे दें प्लीज़ यहाँ से, और इधर भी क्या आ जाएगा उसी तरह से x इंटू 9.5380 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 150,000, और x जो है वो इक्वल हो जाएगा 150,000 डिवाइडेड बाय 9.5380। प्लीज़ दोनों मुझे x की वैल्यूज़ दे दें, यहाँ से दोनों x की वैल्यूज़ दे दें। ये पहली वाली क्या आ गई जी, x की वैल्यू 15,900, क्या कह रहा है, और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या आ गई 15,727। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ से डिसाइड करना है कि हमारा आंसर कौन सा है। हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट, हमें फॉरेन करेंसी मिली तो हमने क्या करनी है, वो सेल करनी है ना, क्या कहला है, और जब भी हमने सेल करनी है तो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 15,727 या 15,900, 15,727, तो हम क्या कहेंगे जी, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा जी, पाउंड 15,727 रसीट, ये हमारा आंसर है। जी ये बात समझ आती है। जब भी दो रेट दिए होंगे तो आपने दोनों पे कैलकुलेशन करनी है, ये आज हम सीख रहे हैं, और दोनों पे कैलकुलेशन करके दो अमाउंट्स आ गई तो आपने देखना है, अगर तो इंपोर्ट है तो फिर पेमेंट हमने करनी है तो उस में पे मोर, बड़ी अमाउंट आपका आंसर होगा, और अगर एक्सपोर्ट है मीन आपने रिसीव करना है तो रिसीव लेस होता है, तो छोटी अमाउंट आपका आंसर होगा। ये कौन सा आंसर होगा ये डिपेंड करता है कि इंपोर्ट है मीन पेमेंट है तो पे मोर, और अगर एक्सपोर्ट है रिसीट है तो रिसीव लेस, और रिसीव लेस की सूरत में ये आएगा। जी इसे कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। जी पार्ट बी की तरफ आए आप। A UK importer buy goods from a Japanese supplier and pay 1 million yen, 1 मिलियन ए के साथ 6 शून्य, ठीक हो गया 10 लाख। सो अब आपने इंपोर्ट की है जापान से, आप कहाँ पे हो, यूके में, और 1 मिलियन येन आपने पेमेंट करनी है, तब आपने बताना है पाउंड कितने बनेंगे, क्या ख्याल है, और रेट ये हम आपके पास दो। ट्राई करेंगे ज़रा खुद से, पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड करें, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 का, और अब आपके पास क्या है जी,
पेमेंट, क्या ख्याल है? पेमेंट है। पेज को सर दो हाफ में हमने डिवाइड किया, एक तरफ हमने रखा येन को और एक तरफ हमने रखा पाउंड को, एक तरफ हमने रखा येन को और एक तरफ हमने रखा पाउंड को, और पाउंड हमारे पास 1 है। क्या ख्याल है? येन क्या है? 168.650। पाउंड हमारे पास 1 है तो येन कितना है? 170.781। क्या ख्याल है? पाउंड हमने फाइंड करना है कितने येन के अगेंस्ट? 1 मिलियन येन के अगेंस्ट। 1 मिलियन येन के अगेंस्ट हमने क्या करना है? पाउंड फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम चले गए तो क्या आ गया जी? x इंटू 168.650 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मिलियन। क्या कहना है? इधर भी क्या आ गया? x इंटू 170.781 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मिलियन। सर x इज इक्वल टू 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 168.650 और इधर आ गया x इज इक्वल टू 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 170.781। तो प्लीज़ मुझे दोनों x निकाल के दे दें, दोनों x के आंसर दे दें प्लीज़। जी पहला x क्या आ रहा है? 5929। दूसरा x 5855। जी रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है। तो पे मोर की सूरत में देखेगा कौन से पाउंड ज़्यादा हैं, 5855 या 5929? 5929। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। मीन दोनों कैलकुलेशन करके फिर आपने देखना है, रिसीट है तो रिसीव लेस, पेमेंट है तो पे मोर। ये बात समझ आती? ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है? क्या कहला है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? एज द इज यूके बेस्ड कंपनी विच हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन। मीन अब भी आप यूके में बैठे हो, मीन आपकी होम करेंसी होगी पाउंड। 1 मंथ एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ $240,000। मीन एक मंथ बाद आपको रिसीव होना है $240,000, क्यों आपने शायद एक्सपोर्ट की होगी। 1 मंथ एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ 140,000 और एक मंथ बाद आपको $140,000 की पेमेंट भी करनी है, क्यों आपने कोई इंपोर्ट की होगी। एंड 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ $300,000 और 3 माह में आपने क्या करना है? एक रिसीट भी है कितने की? $300,000 की। द फाइनेंस मैनेजर हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 month forward rate is 1.7832 and 3 months forward rate is 1.7850. Calculate the expected sterling receipt, sterling mean pound में receipt in 1 month and in 3 months using the forward market। जी दो तरह की आपने जो है वो कैलकुलेशन करनी है, 1 मंथ की भी और 3 मंथ्स की भी। हम देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक मंथ में हमने इतना रिसीव करना है, इतना पे करना है, तो इसको नेट किया जा सकता है। 240 की रिसीट है, 140 की पेमेंट है, तो नेट में हमने क्या करना है? 1 लाख की रिसीट लेनी है एक मंथ में, ऐसे ही है। और 3 मंथ्स में हमने क्या करना है? 3 लाख की रिसीट लेनी है, और दोनों के रेट हमारे पास दिए गए हैं। अब आएंगे ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या करते हैं। ये मिटा दूँ? ये क्वेश्चन को अगर हम 2 हाफ में डिवाइड कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 1 मंथ
और 1 मंथ में हम देखें जी कि रसीट है हमारे पास कितने की, $240 की, और पेमेंट है हमारे पास कितनी, $140 की। तो नेट हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रसीट है 1 मंथ में कितनी, $1,00,000 की, जिसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। ऐसी है। और हमारे पास रेट क्या है, एक ही रेट दिया गया, 2 कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है, तो एक के लिए भी हम क्या करेंगे जी, एक तरफ हमने रख लिया डॉलर और एक तरफ हमने रख लिया जी पाउंड, और रेट देखिएगा $1.7832 पर पाउंड, मीन पाउंड एक है, डॉलर कितना है 1.7832। अब 1 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए 3 मंथ्स वाला आपने रेट नहीं यूज़ करना, सिर्फ 1 मंथ वाला यूज़ करना है। 1.7832 क्या ख्याल है। और हमने फाइंड करने हैं ये पाउंड, और हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास 1,00,000। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, x इंटू 1.7832 इज इक्वल टू 1 इंटू 100,000। क्या कहला है, सो x इज़ इक्वल टू 100,000 डिवाइडेड बाय 1.7832। तो यहाँ से जो x है वही आपका आंसर होगा। प्लीज़ मुझे कैलकुलेशन करके आंसर देंगे कितना है। $56,079 पाउंड 56,079, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 1 मंथ का। क्या ख्याल है। इसी में हम चले जाते हैं जी आप 3 मंथ्स के अंदर, और उसमें हमारे पास क्या है, 300,000 की रसीट है। तो लिखेंगे जी रसीट ऑफ $300,000। क्या किया हमने जी, एक तरफ डॉलर है, एक तरफ हमारे पास पाउंड है, पाउंड 1 है और डॉलर कितना है, 3 मंथ्स का रेट 1.7850, 1.7850। और हमारे पास जी ये x हमने फाइंड करना है, और ये कितना है, $300,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहती है जी x इंटू 1.7850 इज इक्वल टू 1 इंटू 300,000, और x जो है वो इक्वल हो जाएगा 300,000 डिवाइडेड बाय 1.7850। तो आपके पास यहाँ पे पाउंड आ जाएंगे। प्लीज़ मुझे बता दें कितने आए, 300,000 डिवाइड बाय 1.7850, 168,067। ये आपका आंसर आ गया। क्या ख्याल है, 2 रेट दिए हो तो इस तरह 2 कैलकुलेशन कर लेनी है, एक रेट है तो फिर हमने वो एक इक्वेशन बना के कैलकुलेशन कर लेनी, लेकिन ये इक्वेशन ज़रूर बनानी है प्लीज़ जी। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट ए मैं करवा देता हूँ, पार्ट बी सी आपके लिए होमवर्क दे दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उनके आंसर मैच कर लेंगे, बल्कि बी सी डी 3 आपको होमवर्क दे दूँगा। क्या ख्याल है, हाँ देखते हैं क्या कहता है जी। कैलकुलेट रिसीट एंड पेमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ओबियसली एक्सपोर्ट है तो रिसीट आपने निकालनी है, एक्सपोर्ट है तो रिसीट आपने निकालनी है, इंपोर्ट है तो पेमेंट आपने निकालनी है। इधर रिसीट थी। अब पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल इंटेंड टू रिसीव 300,000 लीरा फ्राम अ टर्की अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल। इन आपने मोबाइल की एक्सपोर्ट की और 3 लाख लीरा आपको मिले, तो आपने क्या करना है, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। क्या ख्याल है, व्हाट विल बी द प्रोसीड ऑफ एक्सचेंज रेट, मीन क्या मिलेगा आपको रुपीज़ की सूरत में इन रुपीज़ अगेंस्ट ईच लीरा इज़ 0.9 to 0.87, मीन एक लीरा इतने रुपीज़ के इक्वल है। तो आपने कैलकुलेशन करनी है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें ज़रा, कोशिश करें खुद से।
जी क्या करेंगे, दो कैलकुलेशन करेंगे पेज को हाफ में डिवाइड करके। सो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ दोनों। सो है क्या जी, रसीट है, पहले तो ये लिख लें आप कि रसीट है कितने की, 300,000 लीरा की। ठीक है, इसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो एक तरफ हमारे पास रुपीज़ है और एक तरफ हमारे पास लीरा है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। और रुपीज़ हमने कहा जी कि कितना है 0.9 और लीरा है 1, और हमने रुपीज़ फाइंड करना है और लीरा हमारे पास है कितना 300,000 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 300,000 इंटू 0.9, ऐसे है ना, x इंटू 1 और ये मल्टीप्लाई बाय दिस वन हो जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ से आंसर दे दें, x इज़ इक्वल टू कितना 270,000 रुपीज़। क्या कह रहा है, आप दूसरी कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी कैलकुलेशन में भी क्या करेंगे जी, रुपीज़ और दूसरी तरफ क्या है लीरा। रुपीज़ है हमारे पास कितना 0.87 और लीरा कितना है हमारे पास 1, और रुपीज़ हमने फाइंड करना है, लीरा हमारे पास है कितना 300,000। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है 300,000 इंटू 0.87। तो यहाँ से भी आप x दे दें, कितना बनता है, जी कितना x बना 300,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.87, तो 261,000 बन गया। क्या ख्याल है, 261,000। रसीट है या पेमेंट है, सर रसीट है, रिसीव लेस, तो क्या करेंगे हम, आंसर रसीट ऑफ PKR रिसीव लेस 261,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट B, C, D आप खुद से करोगे, कल हम आंसर मैच करेंगे। अब आए थोड़ी सी बातें और करते हैं। ये लाइन मैं अभी ऊपर से थोड़ी सी मिटाने लगा, यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमने बात की कि अगर हमने की है इंपोर्ट तो हमें करनी है पेमेंट। अगर हमने की है इंपोर्ट तो हमें करनी है पेमेंट। तो पेमेंट की सूरत में पे मोर और रसीट की सूरत में रिसीव लेस। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के केसेस आया करेंगे। एक हमारे पास केस आया करेगा डिवीजन का, या हमारे पास केस आया करेगा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक हो गया, मीन ये दो कैलकुलेशन की बजाय हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, 2-3 लेक्चर के बाद। अब पे मोर की सूरत में अगर तो केस आ गया मल्टीप्लाई का, तो आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो आपने करना है हाई रेट से। पे मोर की सूरत में मल्टीप्लाई करना है हाई रेट से। और अगर केस आ गया आपके पास डिवाइड का, तो डिवाइड आपने करना है लो रेट से। एक रटा हम लगा रहे हैं। और रिसीव लेस में अगर केस आ गया मल्टीप्लाई का, तो आपने मल्टीप्लाई करना है लो रेट से। और अगर केस आ गया डिवाइड का, तो डिवाइड आपने करना है हाई रेट से। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए अगर हम देखें, इधर थी रिसीट, रिसीव लेस, केस था क्या डिवीजन का।
रिसीव लेस क्रेज था डिवीजन का, तो डिवाइड करते वक्त आपका आंसर जो आएगा वो हाई रेट पे डिवाइड करने से आएगा। सर एक ये रेट था, एक ये रेट था, हाई रेट कौन सा था? 9.4340 या 5380? 5380, तो आपका आंसर जो आया था वो भी यहीं से आया था। क्यों? डिवीजन के केस में हाई रेट से डिवाइड करना है, रिसीव लेस की सूरत में, रसीद की सूरत में। इसके पार्ट बी में अगर हम आएँ तो इधर क्या थी? पेमेंट, पे मोर। केस क्या था? डिवीजन का, पे मोर डिवाइड का केस, तो लो रेट से डिवाइड करना है। दो रेट थे 1.68650, 1.70781, तो किस रेट से डिवाइड करना है आपने? लो रेट से। तो आपका आंसर भी इधर से ही लो रेट से ही आया था। क्या ख्याल है? अब अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें तो खैर रेट ही एक था। क्वेश्चन नंबर 3 में आए, रसीद थी, रिसीव लेस, मल्टीप्लाई का केस, और मल्टीप्लाई में क्या करना है? लो रेट से मल्टीप्लाई करना है। पहला रेट था 0.9, दूसरा था 0.87, तो लो रेट कौन सा है? 0.87, तो आपका आंसर किस तरफ से आया? 0.87 वाले रेट की तरफ से आया। बस ये चार्ट एक दफ़ा जो है ना, गोल्डन रूल वाला, ये एक दफ़ा लिख लेना है, बाकी इसको आगे फर्दर क्वेश्चन में जाके अप्लाई करेंगे। मीन हम ये 2 कैलकुलेशन की बजाय 2-3 लेक्चर बाद एक कैलकुलेशन की तरफ भी आ जाएंगे। मीन हम देख लिया करेंगे कि आइदर ये जो है वो मल्टीप्लाई का केस है या डिवीजन का केस है, और ये कैसे पता चलेगा उसका ट्रिक भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उससे हमें पता चलेगा कि डिवीजन का केस है तो हमने पे मोर की सूरत में क्या करना है? लो रेट से डिवाइड करना है। नहीं, ये रसीट का केस है तो हमने क्या करना है? रिसीव की सूरत में। मल्टीप्लाई का केस है तो लो रेट से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिवीजन का केस है तो हाई रेट से डिवाइड करना है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि जब भी 2 रेट दिए हो तो आपने 2 कैलकुलेशन करनी है। दोनों आंसर देख लिए, अगर पेमेंट है तो पे मोर बड़ा आंसर आपने ले लेना है, और अगर रसीट है तो रिसीव लेस मीन छोटा आंसर आपने ले लेना है। जी, क्या पढ़ा आज हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश की कि ये चैप्टर है क्या, रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्या हैं? 3 तरह के, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी और फॉरेन एक्सचेंज। स्पॉट रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट का एक वर्ड हमने देखा अभी तक, कॉन्सेप्ट इसका नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। एक्सचेंज रेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। क्या कह रहा है? एक्सचेंज का बाय सेल रेट क्या है? और हमने देखा कि अगर 2 रेट दिए हैं तो हमने 2 कैलकुलेशन करके कैसे आंसर निकालना है। अभी हमने सिर्फ करेंसी कन्वर्जन सीखी है, अभी रिस्क को मैनेज करना हमने नहीं सीखा, वो आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तब तक आपने इसका पार्ट B, C, D करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।